नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगिता हाउस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और इस लेक्चर के दौरान हम कुछ कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे और वो कॉन्सेप्ट है सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं और अगर आप उनको ध्यान से पढ़ें तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके एग्जाम्स के लिए होते हैं। कोई भी हो, चाहे कोई भी फीचर्स हो, वो फीचर्स में चाहे आप मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट फेमस फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, फेडरलिज्म और अदर्स पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेकुलरिज्म, सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, ये तमाम जितने भी फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जितनी बार भी आप इनको पढ़ेंगे उतनी बार ही आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। इस लेक्चर के दौरान आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के एक पार्ट, एक हिस्से पर बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडिया, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस प्रकार से देखिए इवॉल्वमेंट होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, किस प्रकार से फीचर्स जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उस टाइम पर, उन्होंने किस प्रकार से, उनका जो विजन जो था वो कितना अच्छा था, उनका विजन कितना बड़ा था कि उन्होंने फ्यूचर्स की बातों को सोचकर, फ्यूचर की बातों को देखकर कि किस प्रकार से आने वाले टाइम में हमारे जो पॉपुलेशन है, हमारे जो लोग हैं, उनको किस प्रकार से अधिकार दिए जाएंगे, उनको किस प्रकार से गवर्न किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा उनके अधिकारों को, ज़्यादा से ज़्यादा उनके हितों को ध्यान में रखने हुए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस तरह के फीचर्स उन्होंने डाले। तो यही सब आज हम इस लेक्चर के दौरान डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। यूट्यूब पर जाकर आप प्रतियोगिता यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में आप इस लेक्चर को शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कुछ सजेशंस देने हैं वो तो भी। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते, देखिए जो सबसे पहला फीचर्स आता है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आता है लॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लंबा है। देखिए अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पुराना है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है, ठीक है। यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सबसे पुराना है, ओल्ड है, ये माना जाता है क्योंकि सबसे पहले अगर कॉन्स्टिट्यूशन किसी कंट्री में बना था दुनिया में तो वो बना था यूएसए में। सबसे पहले अगर किसी कंट्री ने अपने लोगों को, अपने पीपल को फंडामेंटल राइट्स दिए थे तो वो था कौन, अमेरिका, यूएसए, ठीक है। यूएसए सबसे पहला कंट्री था जिसने अपने लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए थे। और जब यूएसए ने अपने लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए, उनको बेसिक राइट्स दिए, बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं वहां पर, जैसे हमारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, यूएसए में क्या बोलते हैं, बिल ऑफ राइट्स, ठीक है। बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं अमेरिका में। तो जब अमेरिका ने अपने लोगों को फंडामेंटल राइट्स या बिल ऑफ राइट्स दिया तो उस टाइम पर देखिए पूरी दुनिया में हंगामा हो गया कि किस प्रकार से एक कंट्री ऐसा है जो अपने लोगों का इतना ध्यान रखता है कि वो फंडामेंटल राइट्स यानी बेसिक राइट्स उनको दे रहा है, ठीक है। जब हमारे जो फाउंडिंग फादर्स है उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उन्होंने भी फंडामेंटल राइट्स दिए, ठीक है। तो सबसे पुराना जो संविधान है वो किसका है, अमेरिका, यूएसए का। और सबसे बड़ा जो संविधान है, सबसे बड़ा जो संविधान है यानी लॉन्गेस्ट संविधान, ठीक है, लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, वो किसका है, इंडिया का, वो है इंडिया। सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बनाने का रीजन है एक्चुअली, ठीक है, क्यों इस तरह के प्रावधान हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने किस तरह के प्रावधान यहाँ पर किए, उसका रीजन है। क्या रीजन है, देखिए सबसे पहला रीजन है कि हमारा जो साइज है, साइज ऑफ इंडिया, ठीक है, साइज ऑफ इंडिया। तो साइज ऑफ इंडिया जो है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। आप यहाँ से कितना बड़ा साइज है, देखिए आप नॉर्थ से साउथ तक और ईस्ट से वेस्ट तक पूरे इंडिया के लिए केवल और केवल एकमात्र एक ही संविधान बना दिया गया है। जबकि अगर आप अमेरिका की बात करें तो वहां पर स्टेट्स के लिए अलग संविधान है, ठीक है, और फेडरल स्टेट के लिए अलग संविधान है और यूनियन के लिए अलग संविधान है, यानी वहां पर दो प्रकार के संविधान
काम करते हैं। पूरे यूएसए का एक संविधान और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का अलग अलग संविधान बनाया गया है। ठीक है, तो इसी लेकिन हमारे इंडिया में क्या है, हमारे इंडिया में पूरे भारत के लिए, स्टेट्स के लिए भी और सेंटर के लिए भी, दोनों के लिए एक ही संविधान बना दिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए संविधान बहुत बड़ा और लेंथी हो जाता है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, जो नंबर 2 पॉइंट आता है, देखिए हमारा जो भौगोलिक कारण था उसका विस्तार बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, यानी हमारा जो कंट्री है वो नॉर्थ से साउथ तक और ईस्ट से वेस्ट तक इतना लंबा चौड़ा फैला हुआ है। ठीक है, तो इसलिए वहां पर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स रहते हैं। ठीक है, यानी अलग प्रकार के लोग, अलग कम्युनिटी। ठीक है, अलग अलग प्रकार के रिलीजियस लोग रहते हैं। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए, सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए एक ही संविधान बनाया गया है। अब आप सोचिए, इतने प्रकार के लोग इंडिया के अंदर रहते हैं, हर एक रिलीजन, हर एक कम्युनिटी, हर एक प्रकार के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर जब कोई चीज लिखी जाएगी, ठीक है, तो उसको कितना वास्ट और कितना वृद्ध रूप में लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसी कारण से क्या है, जो भारत का संविधान है वो इतना लंबा हुआ है। उसके बाद देखिए आगे आता है संविधान में जो कानून की जो विशेषता है। ठीक है, नंबर 3 फीचर्स में आता है क्या, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उस टाइम पे, मोस्ट ऑफ द पीपल वर लॉयर्स, यानी कानूनविद थे, वकील लोग थे। ठीक है, और कानून की भाषा में जब भी आप देखें, चाहे सीआरपीसी, आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, जो भी आप पढ़ें, कानून की जो भी किताब आप पढ़ें या कानून के लोगों के द्वारा लिखी हुई जो भी किताब आप पढ़ें, ठीक है, तो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता है ताकि सभी तरह के एस्पेक्ट्स उसके अंदर कवर हो जाए। ठीक है, देयरफॉर, हेंस, नॉटविथस्टैंडिंग, इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस, इस प्रकार के जो वर्ड्स हैं वो उसमें डाले जाते हैं ताकि कोई भी जो फीचर है, कोई भी जो तथ्य है वो छूट ना जाए। यानी लॉयर्स के द्वारा जो चीज लिखी गई है, यानी जो संविधान है उस टाइम पे मैक्सिमम जो लोग थे वो लॉयर्स थे, और उन्होंने इस संविधान को लिखा तो उन्होंने इतने ज्यादा वर्ड्स, इतने ज्यादा लाइन्स इसके अंदर डाल दी ताकि कोई भी चीज, कोई भी जो तथ्य है वो छूट ना जाए, किसी का भी जो हित है वो छूट ना जाए। इसलिए भी ये जो संविधान है वो बहुत ज्यादा लेंथी हो गया है। ठीक है, तो लॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन होने का जो रीजन था वो ये रीजन था। ठीक है, 3 और 4 जो मैंने आपको रीजंस बताए हैं वो लॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन होने का ये रीजन था यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आप बात करें, देखिए जो हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था वो इतना लेंथी किस प्रकार से बना। 1949 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ठीक है, तो उस टाइम पर 395 अनुच्छेद थे उसके अंदर, 395 अनुच्छेद। ठीक है, उसके अंदर 22 भाग थे, ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ जब स्टार्टिंग में बना था, और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, 8 अनुसूचियां थी। तो देखिए इतना लंबा चौड़ा संविधान उस टाइम पर बना था। ठीक है, 395 अनुच्छेद डालने पड़े, 22 भाग बनाए और 8 अनुसूचियां बनाई। इसी कारण से जो संविधान है इतना लंबा बना। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट फीचर्स पे आते हैं, डेराइव फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। हमने जो संविधान लिया है, देखिए हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है उनको स्टडी किया और उनमें बहुत जो अच्छी अच्छी बातें थी उनको डेराइव किया। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉपी पेस्ट है, दुनिया के जितने भी अलग अलग कंट्रीज के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से हमने कॉपी पेस्ट किया है। देखिए इसको कॉपी पेस्ट नहीं बोलते हैं, कॉपी पेस्ट तो एक्चुअली वो हो गया जो एज इट इज वहां पे जो चीज लिखी गई है और हमारे संविधान में भी एज इट इज वही चीज लिख दी जाए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक वर्ड का यूज किया जिसको बोलते हैं डेराइव। ठीक है, उन्होंने डेराइव या फिर बोलते हैं रैंसैक। रैंसैक, देखिए उन्होंने इस वर्ड का यूज किया था, रैंसैक। आई हैव रैंसैक्ड द गुड थिंग्स फ्रॉम ऑल द अदर कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द कंट्री। ठीक है, उन्होंने इस वर्ड का यूज किया, रैंसैक। रैंसैक का मतलब होता है कि जो भी अच्छी चीज किसी दूसरे संविधान में मिली उनको, उन्होंने वो अच्छी चीज को वहां से उठाया और अपने संविधान के अंदर हमारे लोगों के हितों को देखते हुए, ठीक है, उसको मॉडिफाइड किया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला। ठीक है, इसको बोलते हैं रैंसैक। रैंसैक लिया, कॉपी पेस्ट इसको नहीं बोलते। ठीक है, कॉपी पेस्ट इसको नहीं बोलेंगे। तो ये
क्या किया, डेराइव फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज से हमने क्या किया, ये अपने जो संविधान है उसमें जो फीचर्स हैं उनको डाला हुआ है। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पर देता हूँ, जैसे मौलिक अधिकार हमने यूएसए से लिया, ठीक है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, ये हमने कहाँ से लिया, यूएसए से, ठीक है। डीपीएसपी ये हमने कहाँ से लिया, आयरलैंड से, ठीक है। उसके बाद में जितने भी संघीय फीचर्स हैं, हमारा जो पॉलिटिकल जितना भी ढांचा है, किस प्रकार से हमारी संसद काम करेगी, किस प्रकार से इलेक्शंस होगा, किस प्रकार से संसद चलेगी, संसद का संघीय ढांचा किस प्रकार से होगा, ठीक है, यानी हमारी जो पार्लियामेंट है, ठीक है, उसका सिस्टम किस प्रकार से होगा, ये हमने कहाँ से लिया, ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। उसके अलावा जितने भी अन्य, जैसे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है यूएसएसआर, ठीक है, जापान, जर्मनी, अलग अलग कंट्री से हमने अलग अलग चीज़ों को डेराइव किया है या रैंसैक किया है, ठीक है। इनको हम नेक्स्ट अगले लेक्चर्स में डिटेल से पढ़ेंगे कि इसको हमने कहाँ से लिया है। तो इस प्रकार से देखिए, अलग अलग चीज़ों को हमने अलग अलग कंट्रीज़ के संविधानों से लिया है, और उसका रीज़न और रीज़न केवल और केवल एक मात्र यही रीज़न था कि हमने वो कॉपी पेस्ट नहीं किया है, जो जो चीज़ें अलग अलग संविधानों में हमको अच्छी लगी उनको हमने वहाँ से उठाया, ठीक है, रैंसैक किया उनको हमने, और अपने अकॉर्डिंग, अपने लोगों के हितों को देखते हुए उनको मॉडिफाइड करके अपने संविधान में डाला। नेक्स्ट आगे चलते देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए दो चीजें इसमें आती हैं, एक तो रिजिडिटी, ठीक है, एक तो रिजिडिटी यानी कठोर, जो कि यूएसए का संविधान है। एक आता है बिल्कुल सिंपल, ये जो कि ब्रिटेन का संविधान है। ब्रिटेन का संविधान बोलते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, ये सबसे पुराना संविधान है यूएसए का, और ब्रिटेन का संविधान बोलते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं होता कि वो बिल्कुल भी लिखा ही गया नहीं है, ठीक है, लिखा गया है, बट कुछ कुछ चीजें उसकी ऐसी हैं जो वहाँ की परंपरा, वहाँ की जो संस्कृति है या वहाँ की जो कस्टम्स हैं उनके अकॉर्डिंग चलती है, ठीक है, कस्टम्स पे बेस है, वहाँ की जो कस्टम्स पे बेस है, वहाँ के जो कुछ उनके जो चर्च है, जो पॉप्स है, उनके बनाए गए जो नियम्स हैं, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, या जो कुछ नियम चार्टर्स उन्होंने पहले बना रखे हैं, उन पे बेस्ड, इन सब चीज़ों पे बेस्ड उनका कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, और कुछ चीज़ें उन्होंने लिखी हुई है, बिल्कुल भी लिखी नहीं हुई है, बिल्कुल विजुअली चल रहा है ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो देखिए यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन और ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों में अंतर, ये बिल्कुल कठोर है। यहाँ पर अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अगर यहाँ पर कोई करना है तो वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट अगर यहाँ पे इन द अपोजिशन साइड, अगर यहाँ पर आप ब्रिटेन में देखें, अगर कोई भी चीज़ आपको बदलनी है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना है, तो इट इज़ वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। तो लेकिन इंडिया के अंदर दोनों चीज़ों का क्या है, मिक्सअप है। इंडिया के अंदर क्या है, दोनों चीज़ों का मिक्सअप है। इंडिया के अंदर ऐसा भी नहीं है कि आप किसी चीज़ को बहुत आराम से आप मॉडिफाइड कर पाएँ, जैसे दिया है बेसिक स्ट्रक्चर्स डॉक्ट्राइन, आप कॉन्स्टिट्यूशन की जो आत्मा है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आप नहीं चेंज कर सकते। रिजिडिटी, ठीक है, इस मामले में क्या हो गया, रिजिड हो गया। लेकिन जैसे किसी भी स्टेट्स में कोई चेंजेस करना है, या फिर कोई चीज़ ऐड करनी है, ठीक है, या किसी भी प्रकार का जो अमेंडमेंट्स है वो करना है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। और कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिनके लिए अमेंडमेंट करने के लिए इंडिया को या पार्लियामेंट को डिफरेंट स्टेट से क्या करना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, मिक्सअप हो गया, रिजिडिटी भी है, सिंप्लिसिटी भी है, और बीच का यानी फ्लेक्सिबिलिटी भी है। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, नम्यता और अनम्यता का समन्वय है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी है उनके अंदर, बहुत ज़्यादा कठोर भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल भी नहीं है। तो इसलिए दोनों का मिक्सअप है इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना। उसके बाद देखिए फेडरल फीचर्स आते हैं। फेडरल फीचर्स, ये बोला जाता है कि इंडिया क्या है, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, ठीक है, इंडिया इज अ क्वासी फेडरल कंट्री, क्वासी फेडरल कंट्री। इंडिया पूरी तरह से फेडरल कंट्री नहीं है, क्वासी फेडरल कंट्री इंडिया को बोलते हैं, ठीक है। क्या है इंडिया के, देखिए फेडरल फीचर्स को देखिए, यहाँ पर आता है आपका फेडरल फीचर्स में, देखिए टू गवर्नमेंट है, टू गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा फेडरल फीचर्स अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या पे आता है, संविधान की सर्वोच्चता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी है। उसके बाद में लिखित संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद में डिवीजन ऑफ पावर, देखिए
डिवीजन ऑफ पावर्स यानी सेंट्रलाइजेशन नहीं है पावर्स का, ठीक है। यूनियन के बीच में और स्टेट के बीच में पावर्स को बांटा गया है, जिनको हम क्या बोलते हैं, देखिए यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। इसके हिसाब से इंडिया में जो पावर्स हैं उनको बांटा गया है सेंटर के बीच में और स्टेट्स के बीच में। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो इंडिया को बनाते हैं क्या फेडरल, किस प्रकार से मतलब स्टेट्स और सेंटर के बीच में क्या है पावर्स को बांटा गया है, ठीक है। एक चीज इसमें देखिए फेडरल फीचर्स में दूसरा आता है, फेडरल फीचर्स में इसमें आता है कि जो भारत है वो क्या है, राज्यों का संघ है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि राज्य जब चाहे अपने आप को आजाद करवा सकते हैं या अलग हो सकते हैं, ठीक है। भारत राज्यों का संघ है, लेकिन जो पावर्स है वो किसके पास है, वो पावर्स है यूनियन के पास, ठीक है। यूनियन के पास पावर्स है। कोई भी राज्य अपने आप को ये नहीं बोल सकता कि मैं भारत से अलग हो रहा हूँ या भारत से अलग होना चाहता हूँ, इस तरह का कोई फीचर्स भारत के संविधान में नहीं दिया गया है, ठीक है। दूसरी बात आप देखिए, इसमें इंडिया को बोलते हैं कि इंडिया इज अ क्वासी फेडरल, यानी पूरी तरह से फेडरल भी नहीं है और पूरी तरह से स्टेट्स पे भी डिपेंडेंट नहीं है। इसलिए देखिए जब पिछले हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने किस प्रकार से इंडिया के हितों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, डिफरेंट चीज़ों को लिया। ये जो फेडरल चीज़ है ये कहाँ से है, ये यूएसए से, ठीक है। बट उन्होंने देखा कि अगर हाँ पूरी तरह से अगर फेडरल बना दिया, ठीक है, यानी पूरी जो पावर है अगर वो सेंटर को दे दी तो फिर स्टेट्स क्या करेंगे, उनके हितों को कौन देखेगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, पूरी तरह से फेडरल नहीं बनाया, उन्होंने क्वासी फेडरल बनाया, ठीक है। उन्होंने क्या बना दिया, क्वासी फेडरल बना दिया कि जब जरूरत होगी तो हम फेडरेशन की तरह काम करेंगे और जब जरूरत होगी तो हम एज अ फेडरल सिस्टम काम करेंगे और जब जरूरत होगी तो हम यूनियन के पास में बहुत सारी पावर्स आ जाएंगी, यानी यूनियन के पास में अधिकतर पावर आ जाएंगी, जैसे इमरजेंसी प्रोविजंस बना रखे हैं, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजंस में क्या होता है, जब इमरजेंसी लगती है तो पूरी की पूरी जो पावर है वो कहाँ चली जाती है, सेंटर के पास चली जाती है, ठीक है, विदाउट एनी नोइंग विद द स्टेट्स। स्टेट्स को पूछना नहीं पड़ेगा, स्टेट्स को बताना नहीं पड़ेगा कि अब ये सिचुएशन आ गई है, अब हम आपकी जो पावर्स हैं वो ले रहे हैं, नहीं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ब्यूटी है कि ऑटोमेटिकली जब इमरजेंसी लगती है, ठीक है, 392 आर्टिकल 392 इमरजेंसी लगेगी तो उसमें क्या रहेगा, जो जितने भी पावर्स हैं, स्टेट्स की जो पावर्स हैं, लेजिस्लेशन जो पावर्स हैं, कानून बनाने की जो पावर्स हैं, वो किसके पास चली जाएगी, यूनियन के पास चली जाएगी। तो यही ब्यूटी है फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पे पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर 2 लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, 2 फीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं और राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स आते हैं, ठीक है। इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स यहाँ इसमें भी आते हैं। और दूसरा यहाँ पे देखिए जो हमारा जो हेड है, यानी हेड ऑफ स्टेट, ठीक है, हेड ऑफ स्टेट हमारा क्या है, वो इलेक्टेड है, हेड ऑफ स्टेट हमारा क्या है, इलेक्टेड है। जबकि अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ का जो हेड ऑफ स्टेट यानी क्वीन या सम्राट जो भी बोले आप, वहाँ पे वो क्या होता है, वो नॉमिनेटेड होता है, या नॉमिनेटेड भी ना कहें आप उसको, वो तो राजशाही है, वहाँ पर तो क्या है, वहाँ पर राजशाही है। वहाँ पे हेरारकी चलता है, यानी क्वींस और उसकी फैमिली के जो मेंबर्स हैं वही राजगद्दी पर बैठेंगे। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में इलेक्टेड होके हमारे जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट होके गद्दी पर बैठते हैं, ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट्स। सरकार का संसदीय जो रूप है आपको पता ही है, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल बोलते हैं। वेस्ट मिनिस्टर मॉडल मतलब जिस प्रकार से हमारी जो संसद है वो कार्य करेगी, एक लोकसभा होगी, एक राज्यसभा होगी, ठीक है, और स्टेट्स के अंदर यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली होगी और लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी कुछ स्टेट्स के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक गवर्नर होंगे जो अपॉइंटेड होंगे किसके द्वारा, यूनियन के द्वारा, ठीक है, यूनियन के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर सेंटर में अगर हम बात करें, यूनियन में अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये गवर्नमेंट बनेगी, यानी लोकसभा और राज्यसभा, ये पार्लियामेंट
में होंगे और एक होंगे क्या, प्रेसिडेंट। ठीक है, क्या होंगे, प्रेसिडेंट। ये तीनों चीजें, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, तीनों मिलकर बनाएंगे हमारी पार्लियामेंट को। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा पार्लियामेंट्री फीचर्स है। उसके बाद आगे देखिए, जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस किस प्रकार से होता है। देखिए, जो हमारी पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है, कोई लॉ बना दिया पार्लियामेंट ने। ठीक है, उसके बाद आता है, देखिए यहाँ पर अब आपका जुडिशियरी। जुडिशियरी जुडिशियरी क्या करती है कि जब पार्लियामेंट कानून बनाएगी तो दे आर नॉट इंटरफेयरिंग इन एनी मैटर ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, बट जैसे ही इन्होंने लॉ बनाया और अगर इनको लगता है कि इसके अंदर कुछ भी गलत हो रहा है, ठीक है, तो जुडिशियरी क्या कर देगी, इसको नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड का मतलब है कि इसको असंवैधानिक घोषित कर देगी और ये जो कानून है वो समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि पार्लियामेंट के पास असीमित पावर नहीं है, पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर्स नहीं कि वो कोई भी कानून बना देगी, संविधान के बाहर जाकर भी कोई भी कानून बना देगी। ठीक है, वहां पर जुडिशरी बैठी हुई है, जुडिशरी बोलेगी भैया ये नहीं हो सकता, ठीक है, ये कानून इस प्रकार से नहीं बन सकता, इसको हम खत्म करते हैं। ठीक है, जैसे एनजेएसी, एनजेएसी का कानून है, ये बनाया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड कर दिया कि भैया ये संवैधानिक कानून है, ये नहीं बना सकते, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है कि चेक्स एंड बैलेंसेस होता है हमारा संविधान में, बहुत अच्छा ये फीचर्स दिया हुआ है कि चेक्स एंड बैलेंसेस होता रहता है। पार्लियामेंट कोई कानून बनाएगी उसको, ठीक है, उसको जुडिशियरी सुप्रीम कोर्ट उसको क्या करेगा, चैलेंज कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड कर सकता है, उसको असंवैधानिक दे सकता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार के जो फीचर्स हैं वो हमारे संविधान के अंदर दिए हुए हैं। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ जुडिशियरी। जुडिशियरी बिल्कुल एकदम स्वतंत्र है काम करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट या फिर अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, फिर है हाई कोर्ट, उसके बाद में आता है क्या, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस प्रकार से, देखिए पिरामिड बना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, यानी नीचे से लेके ऊपर तक सेम लॉज हैं सबके लिए। ठीक है, सबके लिए क्या है, सेम लॉज। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई काम होगा, सुप्रीम कोर्ट में कोई काम होगा, सबके लिए सेम लॉज है, ठीक है, सेम कानून है, एक ही कानून पर काम करेंगे सभी के सभी। तो इसीलिए क्या किया गया यहाँ पर, फ्रीडम ऑफ जुडिशरी इसलिए बताया गया है कि किसी के भी अंडर काम करके नहीं किया जा सकता, यानी पार्लियामेंट के अंडर काम नहीं होगा इनका, पार्लियामेंट के अंडर इनका कोई काम नहीं होगा। इनका अपॉइंटमेंट्स भी उसी प्रकार से होता है, अपॉइंटमेंट भी उसी प्रकार से होता है। ठीक है, कि इसमें इनका कोई रोल नहीं है कि पार्लियामेंट बता देगी इस प्रकार से आप जजेस को सिलेक्ट कर लीजिए, कोई रोल नहीं है, एकदम फ्री है जुडिशरी, एकदम फ्री है काम करने के लिए, जुडिशरी एकदम फ्री है अपने डिसीजंस देने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो पावर है वो दे रखी है। उसके बाद में बात करते हैं, देखिए फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, फंडामेंटल जो राइट्स है वो पार्ट थ्री में दिया हुआ है फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज दिया हुआ है, और जो डीपीएसपी है पार्ट 4 में है, पार्ट 4 में क्या है, डीपीएसपी है। ठीक है, ये क्या है, यूएएफ। यूएएफ मतलब है कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी भारत के लोगों को वोटिंग राइट्स दिए गए हैं। जब हमारा संविधान बना तो हमारा, जब अंग्रेजों के अधीन हम लोग रह रहे थे ना, देखिए वहां पर हम जो अंग्रेजों के अधीन रह रहे थे, मैक्सिमम 10% या ज़्यादा से ज़्यादा 15% लोगों को वोट देने का अधिकार था। ठीक है, उस टाइम पर, तो उस टाइम पर अंग्रेज बोलते थे कि जो इंडिया के जो लोग हैं, इंडिया के अंदर 5 से 6% लिटरेसी थी, यानी 5 से 6% लोग ऐसे थे जो पढ़े लिखे थे। तो अंग्रेज बोलते थे कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हीं को हम लोग वोटिंग राइट्स देंगे, बाकी लोगों को, ये जो अनपढ़ लोग हैं उनको वोटिंग राइट्स नहीं देंगे। लेकिन जैसे हमारा संविधान बना तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, हम सभी लोगों को वोटिंग राइट्स देंगे। ठीक है, वोटिंग राइट्स सभी लोगों को देंगे, तो सभी लोगों को वोटिंग राइट्स दिए गए, उसी को बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। फ्री इंस्टीट्यूशंस, देखिए हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारे जो हाई कोर्ट्स हैं, हमारे जो यूपीएससी है, ठीक है, हमारे जो यूपीएससी है, हमारे जो कैग है, ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस तो बिल्कुल गवर्नमेंट के एकदम फ्री है गवर्नमेंट से। ठीक है, अपना डिसीजन देने के लिए कैग जो है वो गवर्नमेंट का ऑडिट करती है, गवर्नमेंट के कामकाज का ऑडिट करती है, उस पर चेक्स एंड बैलेंसेस रखती है कि किस प्रकार से वो अपना जो पैसा है किन किन स्कीम्स पे खर्च करेगा, और जहां पर खर्च करना चाहिए वहीं पर खर्च हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, यूपीएससी एकदम डिफरेंट है, यूपीएससी एकदम फ्री है, सुप्रीम कोर्ट एकदम फ्री है। ठीक है, इंडिया से नेक्स्ट है आपका, देखें यहाँ पे, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। ठीक है, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री डिफरेंट इन फॉर्म ऑफ, अगर इन कंपैरिजन ऑफ जो वेस्टर्न
डेफिनेशन है सेकुलरिज्म की, वहां से इंडिया क्या है, डिफरेंट है। कैसे, देखिए समझिए। वेस्टर्न कंट्रीज की अगर हम बात करें तो वहां पर जो धर्म है, ठीक है, वहां जो चर्च है, जो पॉप्स हैं, ठीक है, वो अब वो क्या करते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, यानी उनका जो काम है वो जो पॉलिटिक्स है उससे बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर देखिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली किसी भी रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करते हैं, बट अगर कोई भी रिलीजन कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाकर, ठीक है, हमारे जो लॉज हैं उनके बाहर जाकर अगर कोई काम करता है, ठीक है, तो उसको रोकने का काम हमारी गवर्नमेंट करती है, ठीक है, उसको रोकने का काम हमारी गवर्नमेंट करती है। यानी रोक जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, चेक्स यानी रेगुलेशन करती है, ठीक है, रेगुलेशन करती है किसी भी रिलीजन का, रेगुलेशन इन द फॉर्म ऑफ कि कोई गलत काम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारा जो सेकुलरिज्म है, यानी सरकार सभी धर्मों को मानती है, सरकार किसी एक धर्म को नहीं मानती कि भाई हाँ गवर्नमेंट जाओ इस धर्म की, ऐसा इंडिया के अंदर नहीं है। सरकार सभी धर्मों को सपोर्ट करती है, और कोई भी धर्म अगर गलत काम करता है, ठीक है, तो उसके ऊपर रेगुलेशन लगाती है, उसके ऊपर जो हमारे कानून है वो सभी लागू होते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है इंडिया के अंदर सेकुलरिज्म की। वेस्टर्न में ऐसा नहीं है, वहां पे क्या है, वहां पे अलग है, ठीक है, वहां पे जो चर्च है, चर्च ने जो काम कर दिया उस पर गवर्नमेंट कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं लगा सकती, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो सेकुलरिज्म का जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है। तो देखिए इस प्रकार से आज हमने कॉन्सेप्ट जो था फंडामेंटल सॉरी जो कॉन्सेप्ट था आज हमने कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स हैं, यानी हमारे साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो एक कॉन्सेप्ट था वो आज हमने समझा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, और दोस्तों के साथ में आप इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा। और इसी प्रकार से हम जो कॉन्सेप्ट हैं, अलग अलग जो कॉन्सेप्ट हैं उनको हम देखते रहेंगे, ठीक है। तो अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले लेक्चर के साथ फिर मिलते हैं, नए कॉन्सेप्ट के साथ में आपको क्लियर कराने के लिए फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।